नमस्कार, मैं एडवोकेट मोहित शिवरे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं अधिवक्ता परिषद मध्य भारत इकाई जिला ग्वालियर का जिला महामंत्री। आज के हमारे वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका परिचय कराने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हैं हमारे क्षेत्रीय मंत्री श्रीमान दीपेंद्र सिंह कुशवाहा जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का परिचय कराएं। दीपेंद्र जी। नमस्कार, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा, क्षेत्र मंत्री, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विगत लगभग 1 माह से अधिक समय से हम लॉकडाउन में हैं और इस दौरान हम निश्चित रूप से घर पर ही हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। और ऐसे समय में जो है हमारा ज्ञान वर्धन हो, इसलिए अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज शुरू की है, जो कि स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र ईसरानी जी की स्मृति में आयोजित की जा रही है। ये 2 दिवसीय लेक्चर सीरीज के जो वक्ता हैं वो हैं श्रीमान DK दुबे जी। आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, साथ ही आप जुडिशियल सर्विस के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसके 94,000 सब्सक्राइबर हैं और आप ना ही केवल एडवोकेट हैं बल्कि आप कुशल वक्ता हैं। और व्यक्तिगत रूप से लगभग 4 बार मैंने ग्वालियर में आपको सुना हुआ है। आज हम सभी जो है आपके मार्गदर्शन का लाभ लेंगे। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय को शुरू करें। और आज का जो विषय है वो ये है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भारत का एकीकरण। आपको बहुत ही सुंदर उद्बोधन सुनने को मिलने वाला है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा श्री DK दुबे जी। नमस्कार और दीपेंद्र जी धन्यवाद। आज का जो विषय है भारत का एकीकरण और भारत का संविधान। हम लोग सीधे शुरुआत में आते हैं और इसका सोर्स सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या सोर्स इस्तेमाल करते हैं। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अपने पास 3 डॉक्यूमेंट रहते हैं, जिन 3 डॉक्यूमेंट के आधार पर भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और भारत के एकीकरण की प्रक्रिया क्लैरिफाई होती है। पहला डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं, मतलब संवैधानिक डॉक्यूमेंट है। और कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर अपने आप को चाहिए होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट पर जाते हैं और डिबेट पर जाने के बाद ये क्लैरिफाई करते हैं कि वाकई में उस समय किसी भी आर्टिकल का, किसी प्रावधान का, किसी का भी बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था। दूसरा, जो हमारे यहाँ देश में बहुत प्रकार की रियासतें थी, बहुत प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे थे, उन एडमिनिस्ट्रेशंस को कंट्रोल कर, उन एडमिनिस्ट्रेशंस के विषय में पूरी जानकारी देने के लिए अपने पास एक डॉक्यूमेंट रहता है, व्हाइट पेपर। उस समय मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय को ये लगा होगा, यानी कि पटेल जी को ये लगा होगा कि भारत में भविष्य में इस पर प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक व्हाइट पेपर इश्यू किया था उस समय कि हुआ क्या और उन्होंने रियलिटी में क्या किया। तीसरा डॉक्यूमेंट अगर अपने को चाहिए होता है तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर का डॉक्यूमेंट है। वो ओरिजिनल लेटर्स, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो अंग्रेजों ने तैयार किए थे और अपने यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर को भेजे और अपने वहां महारानी को भेजे। इन 3 डॉक्यूमेंट के आधार पर भारत के विषय में अपन ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफिकेशन पा पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ वो कैसा था। एक बड़ा विषय वायरल हो रहा है इस समय, मैं उस पर भी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। और वो विषय वायरल ये हो रहा है, क्या भारत आज भी महारानी के मातहत है? यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो हमको हुई है और हमने जो संविधान बनाया है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर में क्या पावर ट्रांसफर की गई है कुछ वर्षों के लिए, या वाकई में हम सॉवरेन हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन है? ये बहुत प्रश्न है, लोग इस समय हमारे तथाकथित विद्वान जी भी बहुत उठा रहे हैं।
इस विषय की शुरुआत होती है 1945 से, जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ और समाप्त होने के साथ साथ यूएनओ बनना शुरू हुआ। तो कुछ डिक्लेरेशन आए, डिक्लेरेशन इन द सेंस कि उस समय तेहरान डिक्लेरेशन आया, लंदन डिक्लेरेशन आया और अटलांटिक डिक्लेरेशन आया, तब यूएनओ बना। यूएनओ बनने की प्रक्रिया में उस समय वो कहते हैं कि लगभग 80 देश ऐसे थे जो गुलाम थे, और उन देशों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण देश भारत था। हम यूएनओ के ओरिजिनल पार्टनर हैं, और ओरिजिनल पार्टनर्स में और गुलाम देश नहीं थे, सिर्फ भारत ओरिजिनल पार्टनर था। और जिस समय निर्माण हुआ यूएनओ का, उस समय ये तय हुआ कि इंपीरियलिज्म सब संसार से खत्म करना है, तभी देश संसार को चलाया जा सकता है। और इंपीरियलिज्म खत्म करने के लिए भारत को स्टालिन के दबाव में भारत को ओरिजिनल मेंबर बनाया गया यूएनओ का। और यूएन चार्टर के अगर आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को पढ़कर देखते हैं तो हम सॉवरेन हैं, यानी कि वो ये कहता है कि जो कोई भी इस चार्टर का हिस्सा है, यूएनओ का हिस्सा है, वो सारे सॉवरेन कंट्री होंगे। और ये यूएनओ की जिम्मेवारी बनती है कि वो सारे संसार को, जो भी उसके मेंबर्स हैं, उनको सॉवरेनिटी उनकी मेंटेन करे। इसलिए ये बात तो दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि भारत का संविधान सॉवरेन है कि नहीं है। भारत का संविधान 100% सॉवरेन है। अब दूसरी बात इसमें कही जाती है कि संविधान बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई और भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से मिली, और उसका सेक्शन 6 ये कहता है, सेक्शन 7 वो कहता है। हम शुरुआत करते हैं कि भारत किस स्थिति में था और संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई, और उस संविधान में हमने किस प्रकार से इन स्टेट्स को इंटीग्रेट किया और भारत को एक अक्षुण्ण भारत बनाया। हालांकि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने से नहीं रोक पाए, या उससे पहले हम बर्मा नहीं रोक पाए, वो हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन जितना भी भारत बचा उसका एकीकरण कैसे हुआ। हमको पता होना चाहिए कि उस समय 2 प्रकार की शासन प्रणाली भारत में है। एक हिस्से को हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, जिसमें गवर्नर जनरल रूल करता था, और ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ। बहुत केयरफुली इसको, इंडिया का पार्टीशन हुआ और वो प्रिंसली स्टेट्स थी, डॉक्यूमेंट से या किसी न किसी सनद से या किसी एग्रीमेंट वो जुड़े हुए थे एक दूसरे के साथ। अभी क्या है कि इन जो स्टेट्स हैं, इन प्रिंसली स्टेट्स को लेकर एक डिक्लेरेशन किया भारत सरकार ने। हालांकि हमने माउंटबेटन को अपना गवर्नर जनरल चुना था, तो माउंटबेटन के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल हमने उनको चुना था। नाउ माउंटबेटन ने जुलाई 1947 को एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि नाउ द प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो टेक्निकली लीगली फ्री होंगे, लेकिन उनकी फ्रीडम की डिग्री क्या होगी हम आज तय करने के लिए बैठे हैं। और इन स्टेट्स को इधर इन इंडिया और इन पाकिस्तान जाना पड़ेगा, यानी कि कोई भी स्टेट फ्री नहीं रह सकता, उनको जाना पड़ेगा। अब वो जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके उनका हिस्सा बनेंगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके जब वो हिस्सा बनेंगे और बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इंडिया और बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया चलनी है। अगर वो संवैधानिक प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी और संविधान में उसका इंटीग्रेशन नहीं किया जाएगा, तो फिर वो इंटीग्रेट होते हुए भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। लाइक द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उसमें संवैधानिक प्रक्रिया में हमने आर्टिकल 370 उस समय लिख कर रखा और एक ही स्टेट के लिए लिख कर रखा, और उसका परिणाम ये निकला कि वो 70 वर्ष से हमारे लिए एक समस्या बनकर तैयार खड़ी हो गई। और उस समस्या का समाधान अभी 5 अगस्त सन 2019 को हमने निकाला और 370 को इनइफेक्टिव किया, और उसके जो जितने भी पार्ट्स थे उनको इनइफेक्टिव किया। दैट इज व्हाई it is necessary to understand that how these states become the part of the Constitution of India, how they represented in the Constitution of India, in the Constituent Assembly, etc., etc. और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग लेंगे तभी तो वो भारत के संविधान के हिस्से बनेंगे, और भारत के संविधान का हिस्सा जब बनेंगे तभी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। अदरवाइज संविधान में अगर उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे या उनको हिस्सेदारी नहीं करेंगे तो हम इंटीग्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते। दैट इज वाई उस समय हमने क्या किया कि जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे उनका रिप्रेजेंटेशन हमने करवाया स्टेटों से, और उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन अलग से करवाया हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1947 में हमको आजादी तथाकथित रूप से मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 15 अगस्त 1947 से बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था और वो तिथि थी 9 दिसंबर 1946। पहला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू ने रखा 13 दिसंबर 1946 को। वहां से संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई और पहला ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी हमने बीएन राव को दी, जो उस समय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। बीएन राव ने एक ड्राफ्ट बनाया। उस ड्राफ्ट में बीएन राव ने कोशिश की कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर दें जिसमें कई एक उन्होंने प्रपोजल्स रखे, लेकिन वो प्रपोजल्स भारत को किसी भी तरह से बहुत अच्छा भारत बनाने की प्रक्रिया नहीं थी। अब हमने बाद में जुलाई 1947, मैं कह रहा हूं जुलाई 1947 को एक संविधान सभा में प्रस्ताव रखा कि भैया हमको एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग कमेटी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई 7 सदस्यों की, पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने दूसरे दिन अपना चेयरमैन चुना। चेयरमैन के रूप में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को चुना। 30 अगस्त सन 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को फॉर्मली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुन लिया गया और अब जो ड्राफ्ट बीएन राव ने बनाकर तैयार किया था वो डॉक्टर अंबेडकर को दे दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने उसकी रीडिंग शुरू की और फरवरी 1948 को उन्होंने उसका प्रपोजल एक पार्लियामेंट में रखा और प्रपोजल रखने के बाद उसको जनता के बीच में लेकर गए। जनता के बीच में लेकर जनता रीड करे, ऑब्जेक्शंस लगाए, पार्लियामेंटेरियन ऑब्जेक्शंस लगाए। उसके बाद 4 नवंबर सन 1948 को हमने उस पर बहस करनी शुरू की असेंबली के अंदर। अब हमारे पास 2 समस्याएं हैं। एक समस्या तो यह है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे हम ब्रिटिश इंडिया के लिए, यानी कि अब डोमिनियन ऑफ इंडिया हो गया। और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि प्रिंसली स्टेट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो है वो तो राजा लोग हैं और राजाओं को संविधान में स्थान देना है। संविधान में राजाओं को स्थान देने के लिए अपने को उनको कॉन्स्टिट्यूशनली इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशनली जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक भारत एक अक्षुण्ण भारत नहीं बन सकता। दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितना इंटीग्रेशन कर लिया गया था उतना इंटीग्रेशन रहा। 1956 के बाद हमने इंटीग्रेशन की प्रक्रिया की ही नहीं, जिसका परिणाम निकला कि आज बहुत सारे फैक्टर्स भारत में दिखाई दे रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई उसमें क्या किया गया और प्रिंसली स्टेट्स को इसमें कैसे इन्वॉल्व किया गया। तो सबसे पहले तो प्रिंसली स्टेट्स को ऑफर दिया गया कि ईदर यू हैव टू एक्सीड इन इंडिया और हैव टू एक्सीड इन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द बाउंड्रीज। बाउंड्री कंपल्सन है, जिसकी बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान से लगती होगी वो उसी देश में जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हैदराबाद मतलब हिंदुस्तान का हैदराबाद पाकिस्तान जाना चाहता हो या बलूचिस्तान हिंदुस्तान आना चाहता हो, वो आ सकता है। वो नहीं आ सकता था। उसको एक ऑफर देना होता था सरकार को। उस ऑफर के बाद कुछ नेगोशिएशन करने होते थे, क्योंकि प्रीवी पर्स तय किया जा रहा था। प्रिंसली स्टेट्स हमें मिलेगा क्या हम अगर अपना अधिकार छोड़ेंगे, तो उनको प्रीवी पर्स तय करके कुछ धनराशि दी गई और जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टियां थी वो पर्सनल प्रॉपर्टियां दी गई, जो राज्य की प्रॉपर्टी थे वो सरकारी प्रॉपर्टियां हो गई। लेकिन समस्या सबसे बड़ी उस समय यह है कि राज्यों के पास अपनी सेनाएं हैं, अपना सिस्टम है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, अपनी पुलिस फोर्स है, अपना व्यवस्था है। इस व्यवस्था को कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप नए संविधान में? तो हमने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की और उस प्रक्रिया में हमने इन स्टेट्स के साथ जो नेगोशिएशन किया उसके बाद इनके प्रीवी पर्स तय कर दिए। प्रीवी पर्स तय करके इनके अधिकार केंद्र को दे दिए। केंद्र को जो अधिकार मिले उनके अनुसार पार्लियामेंट के अंदर पटेल ने यह घोषणा करी कि अब हमने सारे काम कर लिए हैं। ऑल द स्टेट्स आर एग्रीड with the terms and conditions whatever be provided, and all the states are agreed to accept the Constitution of India and they want to become a part of the Constitution of India. संविधान बनाने की प्रक्रिया में अब हमने उस समय
2 संविधान बनाने की बल्कि 3 संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। 3 संविधान इन द सेंस कि एक संविधान तो ब्रिटिश इंडिया के लिए यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए बना रहे थे, एक संविधान हम प्रोविंसेस के लिए बना रहे थे और प्रिंसली स्टेट्स के लिए अलग संविधान बना रहे थे। ये हमारी प्रक्रिया चली है 1948 तक, बल्कि अक्टूबर 1949 तक ये प्रक्रिया चली। यानी कि 2 संविधान बनाने 3 संविधान बनाने की प्रक्रिया अक्टूबर 1949 तक बनी। जो केंद्र संविधान बना रहा था वो संविधान यूनियन का संविधान बना रहे थे और जो संविधान स्टेट्स के बनाने थे वो संविधान में समस्याएं आ रही थी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट्स हैज टू मेड बाय द स्टेट्स, ये हमने पावर दे दी, लेकिन स्टेट तो अपने प्रीव्यू पर्स में व्यस्त थे, तो स्टेट कैसे इसको ज्वाइन करेंगे। इसलिए हमने क्या किया कि BN राव को जब यहां से मुक्त किया गया तो उनको स्टेट्स में भेजा गया और ये कहा गया कि भाई स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए जाए। कुछ स्टेटों ने अपने यहां कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना ली और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाकर उन्होंने संविधान बनाना शुरू कर दिए, लेकिन BN राव बहुत सफल नहीं हो पाए क्योंकि इतने सारे 650 के लगभग स्टेट थे या कुछ 550 स्टेट हमारे पास बचे, बाकी कुछ पाकिस्तान चले गए, तो इतने सारे स्टेट थे, इनके संविधान बने कैसे। इन संविधानों को बनाने के लिए BN राव जब फेल हो गए तो हमने एक नई कमेटी बनाई जिसको हम MK वेलोडी कमेटी कहते हैं। MK वेलोडी कमेटी ने क्या किया, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने स्टेट्स को दे दिया और कहा कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसली स्टेट्स हैविंग द सेम टाइप ऑफ सिचुएशन एंड दे हैव टू मेक एन रिलेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया in the same manner. That is why we are making a model constitution, and in this model constitution the states may propose us that what changes they needs for their own states. तो राज्यों ने उस संविधान को स्वीकार करना शुरू कर लिया और राज्यों ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तो जब वो संविधान, राज्यों के जो संविधान थे उन संविधानों को भी ले जाकर फिर केंद्र के संविधान में ही बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखिए अलग अलग संविधान अगर राज्यों के रहेंगे तो हमको बड़ी समस्याएं होने वाली हैं और मिस इंटरप्रिटेशन का मामला फंस जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा बिकॉज वी आर द यूनियन एंड वी हैविंग द सिंगल सिटीजनशिप, वी हैविंग अ सिंगल स्टेट, दैट इज व्हाई वी कांट गिव द permission to make the different constitutions for the different states, and if they will make their own constitution in their own manner, then the two states may fight with one another at any time. So what to do? तो वो जो संविधान मॉडल संविधान बना था उस मॉडल संविधान को केंद्र के संविधान में लाकर जोड़ दिया गया। ये केंद्र के संविधान में जो जुड़ा इसी को हमने बाद में स्टेट लिस्ट कहा और 7वीं अनुसूची में जब हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जोड़ते हैं तो ये जो स्टेट लिस्ट है वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन स्टेट्स के पास क्या क्या पावर होंगी, आज भी वही पावर स्टेट्स के पास चल रही है। लेकिन स्टेट्स के पास जो पावर्स होंगी उन पावर्स के विषय में आगे सवाल करना शुरू किया कि भैया पावर तो होगी लेकिन उस पावर को इस्तेमाल करने का मैनर क्या होगा, वो किस प्रकार से इस्तेमाल होगा। तो उस के लिए हमने संविधान में एक यूनियन स्टेट रिलेशन नाम का चैप्टर जोड़ा और प्रिंसली स्टेट्स के जो सब्जेक्ट थे उनके लिए एक अलग से आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 238B। तो आर्टिकल 238 हमने उसमें बनाकर रखा। बाद में ये आर्टिकल 238 जो 7th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता था उस समय, 7th पार्ट को हमने 1956 में खत्म किया। तो आज के संविधान में जब आप 25 पार्ट पढ़ते हैं तो उन 25 पार्टों में 24 तो हम 22 तो वैसे पढ़ते हैं और फिर हमने ABCD करके कुछ जोड़े हुए हैं, तो आज 25 पार्ट्स को हम पढ़ते हैं। उनमें पार्ट 7 एब्रोगेटेड है जो कि स्टेट्स के लिए हुआ करता था। आज वो आर्टिकल 238 जीवंत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाद में हमने वो राइट भी सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से ही डील करवा दी और कहा कि नाउ द प्रिंसली स्टेट्स विल नॉट हैव एनी डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स। तो जब संविधान हमने इसमें जोड़ लिया और 7वीं अनुसूची बनाकर रख दी तो यूनियन स्टेट रिलेशन का हमने एक चैप्टर जोड़ा। ऐसे करके पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में। तो सरदार पटेल ने यह कहा कि देखिए हम 2 प्रकार की सिटीजनशिप भारत में नहीं कर सकते, फॉर द प्रोविंसेस एंड फॉर द प्रिंसली स्टेट्स।
That is why to make the single citizenship in the constitution, we are recommending that all the citizens will have the same type of rights. And we cannot distinguish the rights between the citizens who are from the princely states, who are from the provinces, who are from the centrally administrative provinces or the commissionary provinces, whatever type of provinces was there at that time. तो उन्होंने कहा सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। अब जो एक प्रश्न बहुत हमको पढ़ाया गया, मैं उस पर जरूर कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि मन में कचोटता है अक्सर। हमको ये पढ़ाया गया शुरू से, संविधान में हालांकि ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमको पढ़ाया गया कि फंडामेंटल राइट हम यूएसए से ले आए, फला राइट हम सोवियत रूस से ले आए, फला पार्लियामेंट्री सिस्टम हम यूके से ले आए, हम यूनियन स्टेट रिलेशंस का वहां ऑस्ट्रेलिया से ले आए, हमने वो जो सिस्टम है यहाँ की सिटीजनशिप टाइप है या फेडरेशन है वो हम कनाडा से ले आए, और हमने वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हायर कर करके रखे और संविधान बना लिया। मुझे बड़ा दुख होता है हमारे स्कॉलर्स के ऊपर कि वो जब ये कहते हैं कि हमने फला कॉन्स्टिट्यूशन से उठाकर लाए, फला कॉन्स्टिट्यूशन से उठाकर लाए, तो मुझे लगता है कि वो डायरेक्टली डॉक्टर अंबेडकर, उनकी टीम और उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनकी काबिलियत पर प्रश्न लगाते हैं। भारत की सनातन संस्कृति और भारत के जो सिस्टम है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब हम डॉक्टर अंबेडकर का 25 नवंबर सन 1949, 25 नवंबर 1949 का जब डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट पार्लियामेंट में सुनते हैं तो वो साफ साफ कह रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर अडॉप्टिंग द डेमोक्रेसी। और हमें पढ़ाया डेमोक्रेसी हम फला जगह से लाए, हमें पढ़ाया फंडामेंटल राइट हम फला जगह से लाए, हमें पढ़ाया कि यूनियन स्टेट रिलेशन हम फला जगह से लाए। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि भारत में हजारों साल पहले इससे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था थी, इससे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था भारत, उनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि जिस समय आप बौद्ध काल में जाएंगे और संघों की बात करेंगे, बुद्ध संघों की बात करेंगे, तो बज्जी संघ है, शाक्य संघ है, ऐसे संघात्मक व्यवस्था भारत में रही और उन व्यवस्थाओं में फंडामेंटल राइट्स वर्सेस ड्यूटीज डिफाइन की गई। और ये व्यवस्थाएं जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्थाएं भारत में थी। और जो राइट हमने यहां पर कन्फर किए हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो राइट हमने यहां पर कन्फर किए हैं, जो व्यवस्था हमने यहां कन्फर की है, वो सारी व्यवस्था एज पर द सिनेरियो ऑफ द इंडिया, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द एनवायरमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ इंडिया। तो प्रश्न वहां पर आता है कि जब भारत की व्यवस्था ही हजारों वर्ष से डेमोक्रेटिक चल रही है, राजा भी कभी कभी चुनकर बिठाया गया, राजा वंशात्मक ना बिठाकर हमने राजाओं को भी योग्य को राजा बिठाया। अगर हम ये कहें कि उस समय नंद वंश का शासक ये भ्रष्ट हो जाता है, तो चाणक्य ने बीड़ा उठाई और उसने पब्लिक को साथ में लेकर गुप्त को राजा बना दिया, तो कहां वंशात्मक बचा? उस समय जब समस्याएं आई तो हमने राजा बदल दिए। और वेदों में यह कहा गया है, दी धर्मा इज द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का अगर कोई राजा है तो वो धर्म है। एंड ईच एंड एवरी रूलर इज बाइंडेड बाय द धर्म, ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस टेरिटरी आर बाइंडेड बाय द धर्म, ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू फॉलो द धर्मा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द धर्मा? तो डॉक्टर अंबेडकर स्वयं भी कहते हैं धर्मा मीन्स वे ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू अडॉप्ट द धर्मा, वी हैव टू अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम ये जो संस्कृति के अंदर छुआछूत और ये सब आ गया, उसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, लेकिन उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोला। तो जो व्यवस्थाएं हमने ली, वो व्यवस्थाएं एंशिएंट इंडिया से उठाकर ली। हमने वो व्यवस्थाएं यूरोप, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से नहीं ली। हमने वो व्यवस्थाएं भारत के इतिहास से उठाई और भारत के इतिहास से उठाकर हमने उसको भारत के संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। हाँ, ये अवश्य है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रही थी तो हमने कमेटियां बनाई थी उस समय। जो बीएन राव की रिपोर्ट है, बीएन राव की रिपोर्ट के दौरान, क्योंकि 9 दिसंबर या 13 दिसंबर 1946 से लेकर
और फरवरी 1947 तक, इवन हम ये कहें कि 1947 की सितंबर तक जो कमेटियां बनाई थी, उन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट्स दी। तो कमेटियां क्या किया, कमेटियों ने कंटेम्परेरी वर्ल्ड के संविधानों को लिया और उनसे कंपैरेटिव स्टडी करी। व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट? भाई हम कोई चीज नहीं बनाते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी तो हम करते हैं ना, कि में क्या चल रहा है। So our committees did a comparative study from the Constitution of Canada, from the Constitution of US, from the Constitution of European countries, from the Constitution of Australia, from the Constitution of New Zealand, for the Constitution of Russia, etc. जो जो व्यवस्थाएं जहां पर थी, जिनकी जो व्यवस्था अच्छी लगी, उस व्यवस्था को भारत में ये कहा गया कि हमारी पुरानी व्यवस्था सनातन ये है, भारत की प्रैक्टिसेस ये हैं, और इन प्रैक्टिसेस को फला फला देश भी अडॉप्ट कर चुका है, इसलिए क्यों ना हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए आज के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इनकॉर्पोरेट कर दें। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली। अरे भैया, संघात्मक व्यवस्था तो भारत में हजारों वर्ष से चल रही है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फंडामेंटल राइट हम यूएस से ले आए। अरे भारत में फंडामेंटल राइट्स तो शुरू से चल रहे। स्त्रियों को इतना अधिकार है भारत में, आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में महाराज शांतनु विद्यावती से प्रेम कर बैठे, और वो एक नाविक की बेटी है, और उन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रख दिया कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। मींस ही हैज गिवन द ऑफर, जैसे किया जाता है। नाउ शी रिजेक्टेड, और सम्राट भारत का, आप सोच कर देखो, भारत का सम्राट और एक नाविक की बेटी ने उसको मना कर दिया कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। और राजा जबरदस्ती नहीं कर पाया, क्योंकि वो धर्म से बंधा हुआ था, और उस महिला को अपने फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो किसके साथ विवाह करेगी, वो अपनी लाइफ कैसे चुनेगी, ये उसको अधिकार है। इसीलिए उस समय की व्यवस्थाओं में सारा स्वयंवर व्यवस्था चल रही है, यानी कि उस स्वयंवर में सुयोग्य वर आएंगे, उन वरों को चुनने का अधिकार महिला का होगा। उस चुनने के अधिकार पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि इन राजाओं में से ही चुनो, कुछ शर्तें रख दी, योग्य वर ढूंढा। जैसे द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन तो वहां ब्राह्मण वेश में गए थे, और अर्जुन ब्राह्मण वेश में जाकर उन्होंने वो तीर मार दिया, तो ब्राह्मण के साथ शादी हुई है द्रौपदी की। अभी किसी को मालूम नहीं कि अर्जुन है, यानी कि द्रौपदी ने चुना। और उसी सभा में अगर कर्ण कह रहा है कि मैं इसको भेदूंगा, तो वो कहती मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती, और वो ब्राह्मण जो बिल्कुल फकीर है उससे विवाह करती है, और बाकी बैठे सब राजाओं को रिजेक्ट कर देती है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी महिला को, किसी भी व्यक्ति को उस समय भी पूरे फंडामेंटल राइट थे कि वो अपनी लाइफ कैसे जिएगी, जिसको हम आज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उस समय भी जीवित थे, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। उस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में वो शांतनु की पत्नी, जिसको उन्होंने ऑफर दिया, उसने अपनी बात कही कि मैं ये चाहती हूं। यहां तक कि फंडामेंटल राइट्स के मामले में गंगा के साथ जब विवाह हो रहा शांतनु का, तो गंगा कहती है कि मैं अपने सारे बच्चे लेकर जाऊंगी, तुम मेरे से प्रश्न नहीं करोगे। Never asked the question. Why? Because she had the fundamental right and the king of that time was promised to her. तो उन्होंने प्रॉमिस के लिए राजा होते हुए भी उसको वो रोक नहीं सकते। तो हम जब ये कह दें कि हम फंडामेंटल राइट कहां से लाएं, तो भैया जिस समय रावण प्रस्ताव रख रहा है माता सीता के सामने और माता सीता रिजेक्ट कर देती है, तो रावण जैसा राक्षस भी सीता के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता। ये भारत की संस्कृति में जड़ से, मूल से विराजमान है। तो आज अगर हम ये कहें कि हम फंडामेंटल राइट्स लाए हैं यूएसए से, तो मुझे लगता है कि भारत की सनातन पुरातन संस्कृति पर हम प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, और हमको अपनी ही संस्कृति पर विश्वास नहीं है। जब हम कहें कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लेकर आए कनाडा से, तो हमें लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिस समय बज्य संघ वगैरह संघ बने हुए थे, 16 महाजनपद बने हुए थे, उस समय भी और उसके बाद भी जब चंद्रगुप्त महाराजा सम्राट बने, तो सम्राट और राजाओं के बीच में फर्क क्या है? भगवान राम भी जिस समय अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया सम्राट घोषित करने के लिए,
यानी कि वो राजा हैं और एक संघ के वो सुप्रीम बनना चाहते हैं, भारतवर्ष के सुप्रीम बनना चाहते हैं, छोटे छोटे सब राजा उनको स्वीकार करेंगे। जैसे आज के प्रांत यानी कि प्रदेश और यूनियन गवर्नमेंट, तो सम्राट कहते थे यूनियन गवर्नमेंट को और राजा कहते थे स्टेट गवर्नमेंट को। तो भैया जब उस समय भी हमारे पास ऐसी संगमक व्यवस्था थी कि उस समय कोई अश्वमेध यज्ञ करता था तो कोई राजसूय यज्ञ करता था, सम्राट बनने के लिए ऐसे यज्ञों की चर्चा की गई है हमारे शास्त्रों में। तो आज कौन सा हम कनाडा से फेडरल स्ट्रक्चर ले आए और कनाडा ने हमको क्या सिखा दिया? हमारे यहां सभा और समिति हुआ करती थी, सभा और समितियां होती थी जो राजा का चयन करती थी कि राजा कौन होगा। अब हमने ये कह दिया वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम द यूके। हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है वो हम लेकर आए इंग्लैंड से। चलिए मैं मान लेता हूं कि आधुनिक समय पर इंग्लैंड की में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, अच्छा सिस्टम है, हमने उनका देखा। और हमारे यहां जो प्रैक्टिस थी, हमारे यहां जो प्रैक्टिस है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, सभा और समितियां बनी होती थी, सभा और समितियां उसको चलाती थी। इसका एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन अपने पास है जिसको समझना चाहिए। जिस समय मगध का शासक घनानंद पेड सैलरीड व्यक्ति था तो राजा लेकिन सैलरीड व्यक्ति था, तो वो उसकी सत्ता डगमगाई कहां से कि वो जो सैलरी सबको मिलती थी उन सैलरियों में से सबके में से एक पण चुरा लेता था वो, और एक पण चुराकर वो धन इकट्ठा करके गंगा जी के किनारे कहीं पर गाड़ आता था और जिस सारथी को लेकर जाता था उसकी हत्या कर देता था ताकि कोई जान ना पाए। ये बात चाणनी उनका जो मंत्री शट्टार जो उनका मंत्री था उसको पता लग गया। शट्टार ने चाणनी को बताया जो उस समय के राजगुरु थे यानी कि चाणक्य के पिता। उन्होंने कहा ऐसा चोर राजा जो धर्म से न चलने वाला हो, ऐसे राजा को नहीं बिठाना चाहिए, ऐसे राजा को तुरंत पदच्युत करना चाहिए। एक सभा बैठी ब्राह्मणों की और जो बुद्धिजीवी थे उस सभा ने तय किया कि भाई ये राजा चोर है, इस राजा को हटाना है। उन्होंने घोषणा कर दी कि राजा को हटाना। चूंकि राजा निरंकुश हो चुका था, सिस्टम भंग हो चुका था, इसलिए राजा ने चाणनी को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन जनता ने तय कर लिया कि हम ये राजा नहीं चाहते। तो आप बता दीजिए कि जो उसकी कमेटी है, जो उसकी मंत्रिपरिषद है, जिसमें मंत्रिपरिषद में हम जिनको बहुत बार बहुत शब्दों से कभी उनको संबोधित किया है मंत्रीगणों को, वो मंत्रिपरिषद क्या है भाई? वो मंत्रिपरिषद के डिसीजन को मानने के लिए राजा बाध्य है और राजा अपना निर्णय स्वयं से नहीं ले सकता। फाइनल निर्णय जरूर राजा लेगा लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर निर्णय नहीं ले सकता। ऐसा रामायण में, महाभारत में और तमाम तरह के ग्रंथों में ऐसी व्यवस्था है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में ऐसी व्यवस्था है। तो आप मुझे बता दीजिए, आज हमने नया मंत्रिपरिषद बना दिया तो हम क्यों ब्रिटेन से ले आए भाई? ब्रिटेन हमसे ले गया। ब्रिटेन में 14वीं सदी तक तो कबीले थे और यूरोप और खाड़ी में तो अभी तक कबीले हैं। तो आप जब ये कह दें कि हम ये ब्रिटेन से लेकर आए, तो ब्रिटेन जो 14वीं सदी तक रूल बाय द चर्च चलता था, 15वीं सदी से जब उन्होंने भारत में आना शुरू किया तो भारत की व्यवस्थाओं को पढ़कर उन्होंने अपने आप पार्लियामेंट बनाई। और हम ये कह दे रहे हैं कि हम तो साहब ब्रिटेन से ले आए पार्लियामेंट्री सिस्टम। मंत्रिपरिषद का गठन हम फला देश से ले आए, फला चीजें हम फला देश से ले आए। अरे ये कम्युनिस्ट शास्त्र पढ़ना बंद करना पड़ेगा हमको। भारत के इतिहास को, भारत के सभ्यता को, भारत के संस्कारों को, भारत की वे ऑफ लाइफ को, भारत के सिस्टम को जानने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उस समय संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाते समय ये बात ध्यान में रखी कि उन्होंने हर चैप्टर के ऊपर आपके उस ग्रंथ और उस देवता, उस महापुरुष की तस्वीर लगाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि हम ये कहने लगे फंडामेंटल राइट हम फला देश से लाए। इसलिए उन्होंने हर चैप्टर के आगे और हर पार्ट के आगे एक फोटो लगाई। कभी राम की लगाई तो कभी राम दरबार की लगाई, तो कभी भगवान कृष्ण की लगाई, कहीं गीता की लगी, कहीं गुरु गोविंद सिंह जी की लगी ये फोटो। अब ये फोटोएं किस लिए लगा के रखी थी भैया? फोटो तो उन्होंने नहीं लगाई ब्रिटेन पार्लियामेंट से, ब्रिटेन की महारानी का, और ना ही उन्होंने वो सुकरात और प्लेटो को फोटो लगाई। फोटो भारत के इन
इन राजाओं की, इन महापुरुषों की जो नर से नारायण बने और जिन्होंने अपने यहां एक अच्छी व्यवस्था कायम की, उनकी फोटो हमने संविधान में लगाकर रखी हर चैप्टर के आगे। यानी कि उस हर चैप्टर को हमने आइडेंटिफाई किया, उस हर चैप्टर को हमने कहा कि इस चैप्टर की थीम हमारे फला रामायण से मिलेगी, इस चैप्टर की थीम हमारे फला देवता से मिलेगी, इस चैप्टर की थीम हमारे फला महापुरुष से मिलेगी। यानी कि whenever you want to do an interpretation, then you must have to do an interpretation as per the preamble and as per the theme of that chapter. उस चैप्टर की थीम के बगैर आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमने संविधान छापा तो, लेकिन हमने वो तस्वीरें जो ओरिजिनल संविधान में लगी हुई थी वो हटा दी, और हमारे यहाँ के राइटरों ने लिखना शुरू कर दिया, और राइटरों ने ये लिख डाला भारत में कि हम फला थीम फला जगह से लाए, फला चीज फला जगह से लाए, और ये सब गड़बड़ करके रखा। और दुर्भाग्य हमारे देश का है, हमारे लॉयर्स का है, कि वो लॉयर भी उन चीजों को पढ़कर यही बोलते हैं आज की तारीख में कि हम फला चैप्टर फला जगह से लाए और फला चीजें फला जगह से लाए। सो एवरी पर्सन इन इंडिया, एवरी एडवोकेट, एटलीस्ट एडवोकेट, एंड सभी एडवोकेट्स के लिए मैं कहता हूं, नहीं तो एटलीस्ट द एडवोकेट्स हु आर द पार्ट ऑफ द अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड हाउ द सोसाइटी गवर्न्ड बाय अस, और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाकर रखा। अब अगर कोई अभी भी ये बहस करता है कि नहीं साहब हम ये फला जगह से चैप्टर लेकर आए, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप फला जगह से एक ही चैप्टर क्यों लेकर आए। आप अगर यूएस से लेकर आए तो यूएस का पूरा संविधान क्यों नहीं ले आए भाई। आप अगर रशिया से लेकर आए तो रशिया का पूरा संविधान यहां पर लगा देते ना। आप ऑस्ट्रेलिया का पूरा संविधान लगा देते, कनाडा का पूरा संविधान यहां पर लाते और कहते कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ये संविधान भारत का संविधान होगा कल से ऐसा ही। हमने ऐसा तो नहीं किया। हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इन संविधानों में जो संविधान बने हुए हैं ये भारत के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, भारत की प्रोसीजर से किसी भी तरह से मेल नहीं खाते। और चूंकि ये भारत से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए भारत में इन संविधानों की रेलिवेंसी नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे एक किताब है, किताबिया सिस्टम कहते हैं, खाड़ी में कोई किताबिया सिस्टम है, वहां कुछ डेवलप हो गया। अब वो सिस्टम भारत में लोग लागू करना चाहते हैं, कहते हैं ये किताब ही चलेगी साहब, ये फाइनल है, और ये किताब के अगेंस्ट में जो जाएगा उसकी मारकाट होगी। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो किताब जिस एरिया में लिखी गई वो वहां की ज्योग्राफिकल और वहां के स्ट्रक्चर के अनुसार लिखी गई, और यहां का जो संविधान बना वो संविधान भारत के स्ट्रक्चर के अनुसार बना, भारत की पब्लिक पॉलिसी के अनुसार बना, भारत के लोगों की वे ऑफ लाइफ के अनुसार बना। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी संविधान ऐसा हो सकता है जो संविधान भारत वाले के ऊपर लागू किया जाए लेकिन भारत वाले उसको स्वीकार ना करें? और स्वीकार करें कैसे? जो चीज हमारे यहां एडॉप्टेबल और एक्सेप्टेबल है वही चीज तो हम स्वीकार कर सकते हैं, वही तो हम बनाकर रख सकते हैं। हम कैसे बनाकर रख सकते हैं? खाड़ी की पूरी किताब भारत में लागू कर दें, या यूरोप की कोई किताब भारत में लागू कर दें, या अमेरिका की कोई किताब भारत में लागू कर दें? वी कांट डू सो। Why? Because we have to adopt the constitutional structure as per the public policy of this country, and if the public policy of this country is permitting, then we can incorporate some provisions. तो भारत के रग रग में, कण कण में एक सिस्टम व्याप्त है, और उस सिस्टम के तहत हमारे पास एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हमने मॉडर्न मतलब 1947 के अराउंड 50 तक जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन संसार के थे उनकी भी स्टडी करी, क्योंकि हम ऐसा संविधान नहीं बनाना चाहते थे कि जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हुए हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई अच्छी बात या कोई प्रोसीजर है या कोई उनका स्क्रिप्ट है या कोई राइटिंग है, वो राइटिंग हमारे पास ना हो। तो हमने उनके संविधानों का किया क्या एक्चुअली, और क्यों उनके संविधानों को हम लेकर आए? हमने उनके संविधानों को यहां सिर्फ इतना करके रखा कि जो उनकी स्क्रिप्ट है ना, जो उनकी वे ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि लिखने का जो तरीका है, क्योंकि हमें अंग्रेजी में लिखना था और हमारे तो सारे ग्रंथ संस्कृत में हैं, तो दो काम है, अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है तो या तो हम संस्कृत से कॉपी पेस्ट करें,
और या फिर आज के समय पर चूंकि 1947 टू 1950 हम इंग्लिश में लिख रहे थे, तो क्या करें कि नया लिखने की बजाय उनके संविधानों को एक बार देखें और वो जो वे ऑफ राइटिंग है वो वे ऑफ राइटिंग अडॉप्ट कर लें, यानी कि ड्राफ्ट अडॉप्ट कर लें। हम सभी अधिवक्ता हैं, हम कोई भी पिटीशन ड्राफ्ट करते समय कभी दूसरी पिटीशन खोलकर देखते हैं और उस पिटीशन के आधार पर अपनी पिटीशन लिखते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हमने उसकी वाली पिटीशन यहां अडॉप्ट कर ली। हमने एक पिटीशन का फॉर्मेट देखा, उस फॉर्मेट के अनुसार हमने अपनी पिटीशन अपने शब्दों में, अपने केस के अकॉर्डिंग, अपने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, अपने कानूनों के अकॉर्डिंग, और जो हम करने जा रहे थे, जो हमारी प्रेयर थी, वैसा हमने उसको बनाया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने पुराने जिसकी पिटीशन थी उसकी पिटीशन ही यहां लगा दी। तो ये कहना कि कनाडा से लाए, अमेरिका से लाए और यहां से लाए, वहां से लाए, ये सर्वदा गलत है। भारत के इतिहास को गाली देना है, भारत की संस्कृति को गाली देना है, भारत के सिस्टम को गाली देना है और भारत की सभ्यता को गाली देना है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो आज की सरकार ने कॉपियां बनाई हैं और वो कॉपियां अब डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर दी हैं, हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि उन कॉपियों को हम अपने पास रखें और उन कॉपियों को अपने पास रखकर उनको अडॉप्ट करें। और ज्यादा जानना हो हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट हुई है ना, उस डिबेट को अडॉप्ट करिए, उस डिबेट को पढ़िए। एक एक आर्टिकल पर डिबेट है, एक एक आर्टिकल पर भारत के उस समय के महापुरुषों ने चर्चा की है। कोई डॉक्टर अंबेडकर के नाम से दुनिया को बरगला सकता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को अगर जानना है तो उनकी बाकी जो फर्जी किताबें लोगों ने लिखी उनको मत पढ़िए। उनको पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट पर जाइए। उन्होंने एक एक आर्टिकल के ऊपर अपनी शब्दावली इस्तेमाल की, एक एक आर्टिकल में भारतीय संस्कृति को समझाया, भारत के सिस्टम को समझाया। और हमारे दूसरे महापुरुष जिन्होंने उन बहसों में भाग लिया, उन्होंने भी उनको इनकॉर्पोरेट किया। उन्होंने कहा रामायण के समय पर ऐसा चलता था, उन्होंने कहा महाभारत में एक ऐसा पर्व है, उन्होंने कहा ऐसी सिचुएशन थी, उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था भारत में रही है, इसलिए इस व्यवस्था के खिलाफ हम ऐसा नहीं कर सकते। वो सब कुछ लिखा है। इतना सब कुछ लिखे होने के बावजूद दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमने फला संविधान का फला आर्टिकल या फला प्राविधान फला फला जगह से लिया। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सबका दायित्व बनता है कि भारत के लोगों को हम आज उठाकर खड़ा करें और उनसे कहें कि हमने किसी भी पश्चिमी देश, पूर्वी देश को देखकर संविधान नहीं बनाया। हमने अपना संविधान भारत की सिचुएशन के अनुसार बनाया और भारत की कंडीशंस के अनुसार बनाया। हम सब हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लोग भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कोर्ट में जब हम कोई प्रावधान लेकर जाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर, तो हम कहते हैं दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। नाउ इफ वी वांट टू चैलेंज एनी प्रोविजन इनसाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर के किसी प्रावधान को चैलेंज करना हो तो क्या है, या उसको अमेंड करना, तो वो कहता है नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मूल ढांचे के खिलाफ नहीं हो सकता। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड हाउ वी विल नो दैट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? How can we understand? How the judges can understand that what is the basic structure of the Constitution? The several judgment of the Supreme Court said that basic structure of the Constitution is based on the public policy of the country. So basic structure की philosophy भी change हो जाती है as per the public policy. अभी recently एक policy change हुई, जैसे 1982 में एक जजमेंट आया एसपी गुप्ता का, जिसको हम जजेस ट्रांसफर केस कहते हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी बेंच थी। उस बेंच ने कहा देयर मस्ट बी एन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इन इंडिया, दे विल डिसाइड एंड द अपॉइंटमेंट इज अ प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन। उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट प्योर एग्जीक्यूटिव फंक्शन है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी क्या करे या सरकार क्या करे, एक कमीशन बिठा दे, वो कमीशन में दोनों की भागीदारी हो, यानी कि कोर्ट भागीदारी हो और लेजिस्लेशन की भी भागीदारी हो, एग्जीक्यूटिव की भी भागीदारी हो, वो तय करे कि कौन व्यक्ति योग्य है। अब उसी 1982 के जजमेंट के बाद
एनजेएससी का दूसरा केस आ गया और उस केस में उन्होंने अभी जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया एनजेएससी के अगेंस्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि नाउ द अपॉइंटमेंट इज अ जुडिशियल फंक्शन for the separation of the judiciary from the executive legislation. It is in need of the time that the judicial appointment is the judicial function and we will perform it. अब 82 में इसी मामले में उसने कहा कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, वो बिजनेस ट्रांसफर केस था। और अभी 2017 में 16 में उसने ये कह दिया कि नाउ दिस इज एग्जीक्यूटिव कैन नॉट अपॉइंट इट। तो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे तय होगा? उस समय भी वो बेसिक स्ट्रक्चर था, आज भी वो बेसिक स्ट्रक्चर तय हो सकता है केवल और केवल पब्लिक पॉलिसी के आधार पर। अगर कोई कहता है कि ट्रिपल तलाक हमारा रिलीजियस परफॉर्मेंस है, ट्रिपल तलाक हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, तो भारत में ये ट्रिपल तलाक चल नहीं सकती, क्योंकि भारत की जो पब्लिक पॉलिसी है उस पब्लिक पॉलिसी में किसी भी महिला का अपना पूर्ण राइट होता है, उसको बिना अपॉर्चुनिटी दिए, बिना किसी कारण के आप छोड़ नहीं सकते। ये भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है, भारत की पब्लिक पॉलिसी है। जब ये भारत की पब्लिक पॉलिसी है तो कौन ऐसा कह सकता है डिसीजन देते समय what is the basic structure? This is the basic structure because of the public policy of the country, and public policy is depend on the practices and procedure adopted by the country from the last lot of 1000 years. जो हजारों हजार साल से हमने पीछे जो अडॉप्ट कर रखा है, वो हजारों हजार साल की जो प्रैक्टिस है, उन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही हमारा पब्लिक पॉलिसी बनती है। उस पब्लिक पॉलिसी के बेस पर बेसिक स्ट्रक्चर तय होता है और बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कानून बनते हैं और कानूनों के आधार पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। तो जब ऐसी इंटरप्रिटेशन हमारे पास है तो मुझे बता दीजिए कि ऐसे देश में जहां इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन होते हो, वहां आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हमने ये संविधान का फला प्राविधान फला जगह से उठाकर रखा, फला जगह से हम ले आए और हमने ये उधार का पिटारा, भारतीय संविधान को कुछ भारत के राइटरों ने उधार का पिटारा भी कह दिया। उधार का पिटारा मतलब कि हमारे पास कुछ बुद्धि उद्धि नहीं थी, वहां जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 लोग बैठे थे, वो सारे दिमाग के बंद थे, वो कॉपी पेस्ट कर लाए इन देशों से और कॉपी पेस्ट करके उन्होंने ये संविधान बना दिया और फालतू के डिस्कशन कर डाले। 2 साल 11 महीना 18 दिन डिस्कशन हुआ ही नहीं। 2 साल 11 महीना 18 दिन क्या होता रहा? कॉपी पेस्ट होता रहा दूसरे कंट्रियों से। और वो लोग चूंकि बड़े सभ्य लोग थे, बड़े होशियार लोग थे, बड़े काबिल लोग थे, इसलिए उन लोगों ने जो तय किया वही हमने उठाकर यहां पर रख दिया। कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हमारे देश में पाए जाते हैं। इसलिए भारत को वो इंटरप्रिटेशन दूर करके अपने ग्रंथों पर विश्वास करते हुए हमारे संविधान को समझना चाहिए। ये मैंने अभी जो पूरा सिनेरियो किया वो इनकॉर्पोरेशन कि हमने कैसे उनको भारत जो थे और उनके संविधान को उनको कैसे हमने यहाँ पर इन्वॉल्व करके रखा और नया संविधान हमने बनाते समय क्या हमारी थीम थी, कि हमारी थीम विदेशी थी कि हमारी थीम देशी थी, और हमारे 389 लोग क्या कर रहे थे और क्या हो रहा था। ये सारे एक बार करने की कोशिश की है। आगे कल जब हम लोग जुड़ेंगे तो संविधान के अंदर का जो सिस्टम है, मतलब आज का संविधान फॉर द अंडरस्टैंडिंग, कि इस संविधान को अंडरस्टैंड कैसे करें, हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, या कोई संविधान बनाते समय क्या सोचता होगा, कैसे सोचता होगा और किस विधि से सोचकर वो बनाएगा, वो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आज किसी का कोई प्रश्न रहता है, हालांकि जितने इस पर चल रहे हैं रोल पर, वो सारे बहुत अच्छा ही कह रहे हैं, आपका सबका धन्यवाद। सचिन जी ने धन्यवाद वो कहा है और मैं इन सभी को धन्यवाद कहते हुए अपनी वाणी को अभी विराम देता हूं। अगर आपके कुछ प्रश्न रहते हैं उधर से या कोई डिस्कशन फर्दर मोर रहता है तो हम अभी उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। जी दीपेन जी, आप सुन पा रहे हैं? उधर कंटिन्यू रखें या खत्म हो रहा है? Because we have already taken more than 50 minutes.
That is why I think that more than 50 minutes are more than sufficient, and not to continue further, because each and every advocate is very busy person and are very respective person, and because the courts of the Madhya Pradesh states are going on, that is why सबको कोर्टें खुली हैं तो बहुत काम होंगे, इसलिए लंबा खींचना अच्छा नहीं है. But we have spent 50 minutes approx. जी. आपकी आवाज हमारे पास तक नहीं आ रही है. भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो संविधान पर इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया, और जो पहलू और पक्ष हमें नहीं भी मालूम थे उसके बारे में आज उन्होंने प्रकाश डाला. तो मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा. और हमारे जो भी श्रोतागण हैं जो आज देख रहे हैं लाइव, और उनके जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चंस है, उनके जवाब भाई साहब कल जो बचा हुआ सेशन है उसके अंत में देंगे. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे क्षेत्रीय मंत्री श्री दीपेंद्र सिंह कुशवाहा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज हम लोगों के लिए इतना अच्छा सेशन का आयोजन किया गया. नमस्कार, शुभ रात्रि.